कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम करेंगे अपना सेकंड क्लास जो है हमारी अकाउंट्स एंड ऑडिट पे, यानी कि सीए फाइनल का जो लॉ है का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्टडी मटेरियल का अगर आप सेकंड चैप्टर देखें तो वह है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब अकाउंट्स एंड ऑडिट में टोटल 55 पेजेस हैं, ठीक है, ये रखिए। टोटल 55 पेजेस हैं स्टडी मटेरियल के। तो एक पार्ट में तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए कम से कम मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 128, यानी कि हमें करना है क्या है। सबसे पहले इसके अंदर हमें करना है अकाउंट्स एंड ऑडिट, यानी अकाउंट्स पढ़ना, ऑडिट करना है, ठीक है। रीड विद रूल्स, इसके साथ साथ रूल्स भी याद रखने हैं हमें, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर कंपनीज एक्ट 2013 में तो रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। रीड विद रूल्स द कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014। सेक्शन 128 क्या कहता है? सेक्शन 128 कहता है, सेक्शन 128 कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। कंपनी को बुक्स अपनी बना के रखनी पड़ेंगी। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट रजिस्टर्ड ऑफिस, कह रहा है बनानी पड़ेंगी और रखनी पड़ेंगी। और कहाँ रखनी पड़ेंगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। यानी कि भाई सिंपल हमने बोल दिया कि भाई बुक्स बनाओ, सेक्शन 128 कह रहा है बुक्स बनाओ और रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। तो यानी कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ेगी और कहीं नहीं रख सकते। पढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर, यानी 2 चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। यानी लॉ में 2 चीजें लिखी हुई है, यानी कि सर ये याद करना जरूरी है। हाँ सर, हमें याद करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत जरूरी है। फाइनल के अंदर लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 चीजें कही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप लिख देते हैं तो ठीक है, लेकिन अदर रिलेवेंट बुक्स भी आपको याद रखना पड़ेगा। अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि सर 3 चीजें बोली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप अपने नोट्स भी दे दीजिए। पहली बात तो सर मैं कोई सर नहीं हूँ, आप ही की तरह हूँ, आपका दोस्त हूँ, तो सिंपल भाई की तरह बात करिए। तो नोट्स मैं आपको लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपनी शैल बी, सॉरी ये रह गया, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, और अदर रिलेवेंट बुक्स भी बनानी पड़ेगी। कब कब बनानी पड़ेगी? हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। विच गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि सेक्शन 128 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, और ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए ऑफ स्टेट ऑफ अवेयर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच। यानी ये भी याद रखने की बात है कि भाई कंपनी की तो रखनी है, साथ साथ आपको ब्रांच ऑफिस के भी रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे और ऑफिसेस। द कंपनी शैल बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन, कंपनी को पता होना चाहिए, यानी कंपनी की पोजीशन होनी चाहिए ऐसी कि भी जो भी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड कर रही है उसको वो एक्सप्लेन कर सके, बता सके क्या लिखा हुआ है। अफेक्टेड, यानी दोनों, बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच, यानी कि अगर कोई बुक्स ब्रांचेस में रखी हुई हैं या कि रजिस्टर्ड ऑफिस में जो भी रखी है उनकी ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करने की पोजीशन होनी चाहिए कंपनी की। आगे, शैल बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पे होनी चाहिए। यानी सेक्शन 128 में अभी तक हमने पढ़ा कि भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ेंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। ब्रांच ऑफिसेस के भी आपको रखने पड़ेंगे। एक कंपनी पोजीशन में हो कि वो एक्सप्लेन कर सके ट्रांजैक्शन को, ठीक है। चलो, अक्रूवल बेसिस पे हो, डबल एंट्री सिस्टम पे हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजो टू सेक्शन 128 सबसेक्शन 1। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो कहता है कि भाई सेक्शन 128 ने तो कहा था कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के कहाँ रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। प्रोविजो कहता है बुक्स एज पर सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 मे बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस, यानी प्रोविजो कहता है कि भाई अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना, आप कहीं और भी रख सकते हो, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन इंडिया होना चाहिए, इनकी इंडिया से बाहर नहीं होने चाहिए। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं, लेकिन प्रोविजो कहता है कि आपको कहीं और भी रख सकते हो, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी रख सकते हो, लेकिन वो इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, यानी कहीं और इंडिया में कहाँ रखेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे सर, यानी कि रेजोल्यूशन पास करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। एंड वेयर सच डिसीजन इज मेड, और अगर बोर्ड ने ऐसा कोई डिसीजन लिया, यानी बोर्ड ने कहा कि भाई हम रजिस्टर ऑफिस में नहीं रखेंगे, हम तो कहीं और रखेंगे, लेकिन इंडिया में रखेंगे, इंडिया से बाहर नहीं रख सकते सर। प्रोविजो कहता है इंडिया से बाहर नहीं रख सकते। वेयर सच डिसीजन इज टेकन द कंपनी शेल विद इन 7 days, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 7 दिन के अंदर आरओसी को, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नोटिस देके इन राइटिंग बताएगी फुल एड्रेस जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाएंगे। उसके बाद से अगला प्रोविजो क्या कहता है?
प्रोविजन यानी कि एक्सेप्शन होता है। कह रहा प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप रख सकते हो, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब वर्ड का होता है, प्रिस्क्राइब वर्ड जब भी आता है इसका मतलब ये रूल्स की बात कर रहे हैं। कह रहा आप रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, लेकिन आपको रूल्स मानने पड़ेंगे। रूल्स क्या थे हमारे, जो मैंने अभी शुरू में बताया थे, रूल्स थे हमारे द कंपनी अकाउंट रूल्स 2014। ये रहा सर, कंपनी अकाउंट रूल्स 2014। ठीक है, चलो अब रूल्स में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो रूल्स में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का क्या प्रोसेस है, द कंपनी अकाउंट रूल 2014 कहते हैं। एसेसिबल इंडिया, यानी कि भाई आप जो भी अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो वो इंडिया में एसेसिबल होना चाहिए, यानी कि इंडिया में उसको एक्सेस करा जा सके, उसको निकाला जा सके। ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जनरेटेड, सेंट और रिसीव, चाहे वो जनरेट हो, चाहे सेंट हो, चाहे रिसीव हो। अनऑल्टर्ड, यानी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ब्रांच इंफॉर्मेशन ऑल्सो नॉट अल्टर्ड, ब्रांच की इंफॉर्मेशन को भी आपको ऑल्टर नहीं करना। लेजिबल फॉर्म, लेजिबल मतलब जो अच्छे से दिख सके, खराब ना हो। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट का, यानी कि स्टोर करने का, उसको रिट्राइव यानी कि निकालने का, डिस्प्ले करने का और प्रिंट आउट करने का। बैकअप भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे, कंपनी शैल इंटीमेट टू आरओसी ऑन एनुअल बेसिस, यानी सालाना तौर पे कंपनी बताएगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर साल कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है आरओसी को। तो जब कंपनी फाइल करेगी आरओसी तो क्या क्या बताएगी, रूल में लिखा हुआ है नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, अगर हमारा क्लाउड बेसिस पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाउड पे चलते हैं हमारे, तो जो सर्विस प्रोवाइडर उसका नाम बताएंगे। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हम बताने पड़ेंगे हमें, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बताना पड़ेगा, बुक्स ऑफ क्लाउड्स और नॉट, बुक्स क्लाउड पे है या नहीं ये भी बताना पड़ेगा। चलो, यानी ये था हमारे रूल्स 2014 में। आगे सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 आता है। क्या कहता है सेक्शन 128 सबसेक्शन 2? ये कहता है वेयर अ कंपनी हैज ब्रांच ऑफिस, जहां कंपनी के ब्रांच ऑफिस है इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया भी है अगर, इट शेल बी डीम टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, यानी सबसेक्शन सेक्शन 128 की बात कर रहा है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इंडिया में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ेंगी। सेक्शन 128 कहता है, कह रहा है कि ब्रांच ऑफिस की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में है या फिर आउटसाइड इंडिया में है। ठीक है, मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन 128 की कंडीशन, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की साथ साथ ब्रांच की भी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी है। कब मान लिया जाएगा? कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस are kept at that office and proper summary return periodically are sent by the branch office to the company at its registered office or any other place as board may decide। सर ये लॉ की लैंग्वेज लिखी है पूरी की पूरी। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो समझते हैं इसको। इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर आप ब्रांच के अंदर अकाउंट्स बना रहे हो और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हो, इफ प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट द ब्रांच, ब्रांच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स आप बना रहे हो और उसको ब्रांच में ही रख रहे हो। ठीक है, आर केप्ट एट द ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के अंदर ही रख रहे हो, यानी कि उसकी समराइज उसकी जो ट्रांजेक्शन है या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्या कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख रहे, ब्रांच में ही रख रहे हो। लेकिन प्रॉपर समरी जो है उसकी, प्रॉपर समरी पीरियोडिकली यानी कि वीकली, मंथली, कैसे भी पीरियोडिकली आप भेज रहे हो, यानी ब्रांच भेज रही है किसको? हेड ऑफिस को। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस को। ठीक है, या एनी अदर प्लेस, यानी जो भी प्लेस जहां पे बोर्ड डिसाइड करेगा कि रखना है। यानी हम मान लेते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी ब्रांच है कोई उसकी हेड ऑफिस है दिल्ली में और ब्रांच है उसकी मान लेते हैं केरला के अंदर, मान लेते हैं ब्रांच है उसकी केरला के अंदर। तो वो जो केरला के अंदर ब्रांच है, मान लेते हैं कि वो केरला के अंदर ब्रांच में अकाउंटिंग हो रही है, वहां पे अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, सारा कुछ हो रहा है और उसकी बुक्स भी केरला के अंदर रखी जा रही है, लेकिन प्रॉपर समरी पीरियोडिकली हेड ऑफिस को भेजी जा रही है। तो मान लिया जाएगा डीम टू हैव बीन कंप्लाइड, मान लिया जाएगा कि जो ब्रांच की बुक्स हैं वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन हो रहे हैं, ये मान लिया जाएगा। सेक्शन 128(2) कहता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन? यानी कि सिंपल बात है सर, ब्रांच की बुक्स आप ब्रांच में रख सकते हो, बस आपको पीरियोडिकली समरी जो है
रजिस्टर्ड हेड ऑफिस या फिर जो भी बोर्ड ने डिसाइड करा है जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाएगी एज पर सेक्शन 128 वहाँ भेजना है। तो मान लिया जाएगा कि आपने कुछ भी गलत नहीं करा, आप ब्रांच की बुक्स भी वहाँ बना रहे हो। कहाँ बना रहे हो? रजिस्टर्ड ऑफिस में। चले आगे। आगे आता है सर सेक्शन 128 सब सेक्शन 3। क्या कहता है? फिर डायरेक्टर्स को एक पावर दे रहा है बिजनेस हाउस में डायरेक्टर के लिए, यानी बिजनेस आवर्स के अंदर डायरेक्टर के पास एक पावर है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स, याद है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा अदर बुक्स भी कहा था उसने, एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया, जो कि कंपनी इंडिया के अंदर मेंटेन कर रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करी जा सकती है। कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस, यानी कि सेक्शन 128 ने कहा था या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे या फिर कहीं और भी रख सकते हो, तो वो कह रहा है दोनों जगहों पे इंस्पेक्शन हो सकती है, चाहे तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर कोई भी अदर प्लेस इन इंडिया। याद रखना इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि डायरेक्टर ही इंस्पेक्ट कर सकता है और कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, और वो भी कब? ऑफिस आवर्स के अंदर। कब? ऑफिस आवर्स के अंदर। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि वो रात के 9 बजे डायरेक्टर जा रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ताला खोल के और कह रहा है कि मुझे बुक्स चेक करनी है, तो वो नहीं कर सकता सर, आपके पास राइट नहीं है। आप सिर्फ कब कर सकते हो? आप कर सकते हो ऑफिस आवर्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें भी रूल्स हैं, कंपनी रूल्स, द कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014। इफ द बुक्स ऑफ द कंपनी केप्ट आउटसाइड इंडिया, भाई कोई कोई कंपनी के बुक्स आउटसाइड इंडिया होते, फॉरेन कंपनी है, उसकी बुक्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया में भी काम कर रही है, तो copies of such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director। यानी कि अगर डायरेक्टर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो कंपनी को, अगर डायरेक्टर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो कंपनी को जो फॉरेन में या फिर मैं कहूँ आउटसाइड इंडिया में बुक्स मेंटेन हो रही है उसको डायरेक्टर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रूल्स में क्या लिखा है? समराइज रिटन, सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस एट क्वार्टरली इंटरवल्स any other information kept outside India and required by director, them director shall furnish a requisition to the company। रिक्वेस्ट देगा कंपनी को, यानी कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आउटसाइड इंडिया है, डायरेक्टर चाहता है तो डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि उसको प्रोवाइड करे, और कंपनी की ड्यूटी है, कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी उसको फर्निश करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 का। आगे चलते हैं सेक्शन 128 सबसेक्शन 5। सर 4 कहाँ गया? सर 4 के अंदर कुछ था नहीं ज़्यादा, और वो हमारे काम का भी नहीं, इसलिए छोड़ दिया, और इसमें भी नहीं लिखा हुआ आपका स्टडी मैट के अंदर भी। बुक्स रिलेटिंग टू अ पीरियड नॉट लेस देन 8 years शैल बी केप्ट इन गुड मैनर प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मेक ऑर्डर टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एनी लॉन्गर पीरियड। मतलब सर सेक्शन 128 सब सेक्शन 5 कहता है कि भाई कंपनी को कम से कम 8 साल तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी गुड मैनर के अंदर, यानी कि पिछले 8 साल की अकाउंटिंग आपके पास बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। या फिर अगर कोई कंपनी 8 साल तक एग्जिस्टेंस में नहीं है तो जितने साल वो अभी तक रही है उतने साल तक की उसकी बुक्स आपको बना के रखनी पड़ेगी गुड मैनर के अंदर। ठीक है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को ऑर्डर कर सकती है कि 8 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी उसको अपनी बुक्स बना के अच्छे से रखनी पड़ेगी गुड मैनर के अंदर। ठीक है, सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 आता है। सेक्शन 128 सबसेक्शन 6 के कहता है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर एनी अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड। यानी अब ये कुछ लोगों के नाम बता रहा है कि भाई सेक्शन 128 की रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनी को पूरी करनी है। कंपनी तो अपने आप से कर नहीं सकती, कंपनी को चलाने वाले हमारे लोग होते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी को पकड़ेंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, होल टाइम डायरेक्टर यानी कंपनी के जो पूरे बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, एनी अदर पर्सन या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोई रेजोल्यूशन पास करके हमने पावर दी थी कि भाई सेक्शन 128 की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप करोगे। तो यानी इनमें से कोई या फिर ये सारे के सारे, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेशन होती है तो पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? इम्प्रिजमेंट हो सकती है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की। इम्प्रिजमेंट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की, अप टू 1 year, या फिर 50,000 रुपीज़, या फिर 50,000 रुपीज़। बट ठीक है, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक हो सकती है, या फिर दोनों। यानी बहुत सिंपल है कि भाई अगर आपने बुक्स नहीं बनाई तो वैसे गवर्नमेंट ने बहुत वो कर रखा है कि अगर एक में बुक्स आपने सही नहीं बनाई, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखी, डबल एंट्री पे नहीं रखी, अक्रूवल बेसिस पे नहीं रखी, आपने क्या कहते हैं ब्रांच के समराइज रिटर्न्स नहीं रखी, ब्रांच की अकाउंट सही नहीं बनाए,
तो डायरेक्टर्स को 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 50,000 रुपये, या फिर 5 लाख तक भी जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 128 कहता है, नोट, सब्सिडी कंपनी के बुक्स का इंस्पेक्शन, सब्सिडी कंपनी के बुक्स का इंस्पेक्शन शैल बी डन बाय ओनली द पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय अ रेजोल्यूशन बाय द बोर्ड। सेक्शन 129 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सेक्शन 128 ने तो कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर बुक्स एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स को हम कैसे प्रिपेयर करके रखेंगे। अब सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। सेक्शन 129 कहता है ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, तो सेक्शन 128 ने भी कहा था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करे हैं एमसीए ने अंडर सेक्शन 133, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या होनी चाहिए, शेड्यूल 3 के हिसाब से हमारे बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, बोर्ड शैल ले डाउन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सच मीटिंग एट एवरी एजीएम, बोर्ड को देने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एजीएम के अंदर, एवरी एजीएम के अंदर। सबसेक्शन 3, कंपनी हैज 1 और मोर सब्सिडी, कंपनी के पास अगर एक से ज्यादा सब्सिडी है, विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी को यानी एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अगर कंपनी के पास सब्सिडी है कोई भी एक से ज्यादा, तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। और प्रोवाइडेड कंपनी शेल ऑल्सो अटैच, उसके साथ अटैच भी करना पड़ेगा विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ सेपरेट स्टेटमेंट, एक सेपरेट स्टेटमेंट जाएगी कंटेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सब्सिडरी जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सैलिएंट फीचर्स भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो जिसमें जाएंगे, यानी कि जो सैलिएंट फीचर्स का हमारा फॉर्म है उसको कहते हैं फॉर्म AOC 1, ठीक है। सेक्शन 129(7), सर 3 के बाद सीधा 7, हाँ सर बाकी भी कुछ भी नहीं था, बेकार की बातें कर रहे हैं, काम की नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 129 सबसेक्शन 7, कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी, इफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 देन वही है एमडी, सबसे पहले एमडी को पकड़ेंगे, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड, एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड, इफ ऑल अबव पर्सन आर एब्सेंट, यानी कि अगर कंपनी में इनमें से कोई भी नहीं था, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, CFO भी नहीं है, ठीक है, किसी पर्सन को हमने इंचार्ज भी नहीं करा, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स, यानी कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर पनिशेबल हो जाएंगे। इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक के लिए, या फिर 50,000 से 5 लाख तक, या फिर दोनों के दोनों, बोथ, यानी दोनों ही हो सकते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था सेक्शन 128 में, सेक्शन 128 में भी सेम था, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, 50,000 से लेके 5 लाख तक, या फिर, लेकिन इसमें क्या था, यहाँ पे ऑल डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनकी ही बात हो रही है, ऑल डायरेक्टर नहीं है, वहां पे ऑल डायरेक्टर भी आ जाए। सेक्शन 133, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नोटिफाई करती है MCA, और कुछ नहीं है। सेक्शन 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, यानी कि 129 के अंदर तो हमने करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 128 ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी कैसे है, 129 ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, कैसे कैसे होगी। 133 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। 134 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, यानी कि 134 हमारा बोर्ड रिपोर्ट की बात करता है। चल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव बाय बोर्ड, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड अप्रूव करेगा, ये हमें पता है सबको। बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड, यानी कि साइन करने से पहले बाय एटलीस्ट, कौन अप्रूव करेगा, अच्छा साइन कौन करेगा, चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी व्हेन ऑथराइज बाय बोर्ड, अगर कंपनी में चेयरपर्सन है और उसको ऑथराइज कर रखा है कि आप साइन कर सकते हो भाई बोर्ड रिपोर्ट, तो वो कर देगा। या फिर 2 डायरेक्टर बाय 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच, जिसमें से एक जो है शुड बी MD, एक का MD होना जरूरी है, एंड द CEO, और साथ में CEO भी हो इफ ही इज अ डायरेक्टर, अगर CEO डायरेक्टर है तो, यानी कि चेयरपर्सन होगा अगर चेयरपर्सन साइन करेगा अगर बोर्ड उसको अपॉइंट करता है या फिर बोर्ड उसे ऑथराइज करता है, या फिर 2 डायरेक्टर साइन करे जिसमें से एक MD हो एंड CEO हो, और CEO जो हो वो हो डायरेक्टर, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो हमारा, और साथ साथ क्या हो वो डायरेक्टर।
उसके साथ साथ एंड इफ अगर कंपनी ने CFO और CS को, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट करा हुआ, हायर करा हुआ है, देन दे विल ऑल्सो साइन, तो ये भी साइन करेंगे ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर OPC के अंदर यानी 1% कंपनी के अंदर साइंड बाय ओनली वन डायरेक्टर, एक ही डायरेक्टर हो तो एक ही साइन करेगा। ऑडिटर रिपोर्ट shall be attached to every financial statement including consolidated financial statement। चलो सर आगे, द अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 के जो अकाउंट्स रूल है वो बोर्ड रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अपनी चीजें वो बताएंगे वो सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, स्टैंड अलोन। लेकिन सर एंड रिपोर्ट शैल कंटेन सेपरेट सेक्शन के, यानी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन भी होगा, वेयर इन अ रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, जहाँ पे डायरेक्टर बताएंगे कि भाई परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन क्या है ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी जॉइंट वेंचर, ठीक है, एंड कंपनी इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड। यानी कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो रिपोर्ट होगी वो तो नॉर्मली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेट में होगी, लेकिन उसके साथ साथ उनको देना पड़ेगा एक सेपरेट सेक्शन के अंदर एक रिपोर्ट जहां वो परफॉर्मेंस बताएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड, यानी कि जो हमने प्रेजेंट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बारे में बताएगा, पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन सब्सिडरीज की बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 कहता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड विद एक्सप्लेनेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज, जजमेंट एंड एस्टिमेशन, proper care of accounting records and safeguard to assets, account on going concern, director in listed company laid down internal control, devise proper system to ensure compliance with provision, ये इसकी ड्यूटीज है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 6 से कहता है साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, जो वहां पे था, कौन सा था हमारा फाइनेंशियल, क्या कहते हैं, बोर्ड रिपोर्ट का, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का, वही हमारा यहाँ पर भी है। यानी कि वहाँ पे क्या था, चेयरपर्सन अगर वो ऑथराइज है तो बोर्ड ऑफ रिपोर्ट में भी है। बोर्ड रिपोर्ट एंड एक्शन कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन, इफ इज ऑथराइज बाय द बोर्ड। इफ इज नॉट ऑथराइज, अगर ऑथराइज नहीं करा तो कम से कम 2 डायरेक्टर, जिसमें से 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ देम शुड बी MD, जिसमें से एक MD होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहा था कि 2 डायरेक्टर, वन ऑफ देम शुड बी MD एंड CEO इफ ही इज अ डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसने सिंपल कहा कि वन ऑफ देम शुड बी MD, दूसरे के बारे में, यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, यानी उसकी जरूरत नहीं है। और बाय डायरेक्टर वेयर देयर इज 1 डायरेक्टर, यानी कि OPC कंपनी के अंदर जहाँ पे एक डायरेक्टर है वहाँ पे एक डायरेक्टर साइन करेगा। सेक्शन 134 सबसेक्शन 8 क्या कहता है सर, इफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन, ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन करा, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट तो सिर्फ शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं, द कंपनी शैल बी पनिशेबल, यहाँ कंपनी भी पनिशेबल है। अभी तक हमने जो पनिशमेंट पढ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबकी, उसके अंदर सिर्फ डायरेक्टर्स को लायबल करा गया था, यहाँ कंपनी भी लायबल हो जाएगी। कंपनी की पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 50,000, कम से कम 50,000 का चूना तो लगेगा कंपनी को, बट विच में एक्सीड टू 25 लाख तक का भी पनिशमेंट लग सकती है। ये कंपनी की है सर, कंपनी है तो डायरेक्टर को भी लगेगा। एवरी डायरेक्टर हु इज अ डिफॉल्ट, यानी जो भी डायरेक्टर डिफॉल्ट में होगा। इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, अब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दी, क्यों बढ़ा दी, पहले तो 1 साल थी, क्योंकि भाई बोर्ड रिपोर्ट है, आपकी ड्यूटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है सारी की सारी, बोर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर वो अपनी सारी चीज़ें बताएंगे, और वही अगर आप गलत बता रहे हो तो सीधा सीधा आपकी गलती, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, आपको अच्छी से अच्छी सज़ा देंगे। तो यहाँ पे उसको हमने सज़ा दी है 3 साल की, इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन भी लग सकता है नॉट लेस देन 50,000 बट में एक्सीड टू 5 लाख, या फिर दोनों, यानी कंपनी को तो 50,000 से लेकर 25 लाख तक की पनिशमेंट है, और डायरेक्टर जो कि डिफॉल्ट में है 3 साल की सजा, या फिर 50,000 से लेकर 5 लाख तक की, या फिर बोथ। तो यहाँ पे मैं अपना ये लेक्चर क्लास जो है, या मैं कहूँ ये पार्ट जो है पहला वाला हमारा ख़त्म होता है अकाउंट्स का इसका।
अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो कि मैं सारा का सारा आपको स्टडी मैट में से करा रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे अपने सेक्शन 135 पे, जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो करेंगे हम अगले पार्ट के अंदर। तो थैंक यू, गुड बाय, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जय हिंद। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे मुझे और फोकस करना चाहिए, वो सब आप मुझे बताइए। और बेस्ट ऑफ लक।